नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में दो मुख्तलिफ सियासी नज़रियात काम कर रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात में सुधार के बावजूद अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं। सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान डिप्लोमेटिक ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें तेज हो रही हैं। ऐसा लगता है कि महमूद अब्बास ने पर्दे के पीछे हुए सौदे के नतीजे में अलग फ़िलिस्तीन मुल्क के क़याम की मांग को छोड़कर सऊदी अरब के सामने कुछ छोटी शर्तें रखी हैं। दूसरी तरफ ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने है। वो मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। ईरान में मोसाद के एक बड़े ऑपरेशन का पर्दाफाश हुआ है। तेहरान की तरफ से अमेरिका को इस इलाके से फ़ौजें निकालने की मांग दोहराई जा रही है। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि यूनाइटेड मुस्लिम वर्ल्ड यानी मुत्तहिद मुस्लिम दुनिया इंपीरियलिज्म के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। आज तेहरान में सुन्नी उलमा की एक मीटिंग को खिताब करते हुए रईसी ने कहा कि साम्राज्यवादी ताकतें दूसरी वर्ल्ड वार के बाद मुत्तहिद मुस्लिम दुनिया को अपने मकासद के हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट मानती हैं। ग्लोबल एरोगेंस यानी वैश्विक अहंकार ने तरक्की करने की कोशिश कर रहे मुसलमानों के रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं। अपने मीडिया एम्पायर के जरिए प्रोपेगेंडा किया है और मुसलमानों के बीच खून खराबा पैदा करने के लिए तकफीरी टेररिस्ट ग्रुप बनाए हैं। उन्होंने मुसलमानों की मुक़द्दसात यानी सैंक्टिटीज़, ख़ास तौर से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक की भी बेअदबी की है। इब्राहिम रईसी ने आगे कहा कि अब घमंडी मुल्कों की ज़बान से ईरान पर हमले की बयानबाजी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त का ईरान पहले के ईरान से ज़्यादा अलग और ताकतवर है। ईरान की ताकत का क्रेडिट शहीदों के खून को जाता है, जिसमें 15,000 सुन्नी शहीद भी शामिल हैं और मुख्तलिफ सियासी मैदानों में ईरानी मर्द और औरतें भी मौजूद हैं। इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस का जिक्र करते हुए कहा कि ताज़ा वाक़यात रेजिस्टेंस मोर्चे के हक़ में हो रहे हैं। फ़िलिस्तीन के मौजूदा हालात का मुकाबला पहले के हालात से नहीं किया जा सकता। रईसी ने इस बात पर जोर दिया कि फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO ने अब से पहले फ़िलिस्तीनियों के लिए फ़ैसले लिए थे, लेकिन इस वक्त फ़िलिस्तीनी लड़ाके पहल कर रहे हैं। रेजिस्टेंस ग्रुप्स जंग के मैदान में कामयाब हैं और जो लोग समझौते की बात कर रहे थे वे अब ऐसा नहीं कह रहे और फ़िलिस्तीनियों में अब समझौता और सरेंडर जैसे लफ्ज़ मौजूद नहीं रहे हैं। ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका और घमंडी ताकतों के ज़वाल से पहचाना जाएगा। इसी बीच ईरानी खुफिया एजेंसियों ने मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री के खिलाफ इजरायली एजेंसियों की बड़ी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के मिसाइल और एयरोस्पेस प्रोग्राम के खिलाफ सबसे बड़ी तोड़फोड़ की साजिश को ईरान की खुफिया एजेंसी की होशियारी से नाकाम कर दिया गया है। इजरायली जासूसी एजेंसियां और उसके दुनिया में फैले साथी इस साजिश में मुलविस हैं, जिसका मकसद ईरान की फौजी ताकत को कमज़ोर करना है। डिफेंस मिनिस्ट्री के खुफिया डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कहा है कि दुश्मन के ख़तरों के खिलाफ रुकावट पैदा करने में ईरान की मिसाइल ताकत के बढ़ते असर की वजह से ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमेशा दुश्मन की जासूसी एजेंसियों के निशाने पर रहा है। सोर्स ने बताया कि हाल के बरसों में दुश्मन की जासूसी एजेंसियों को धोखा देने के लिए कल पुर्जों की खरीद की आड़ में कई सतहों पर खुफिया और सिक्योरिटी प्लान को डिज़ाइन और अपनाया गया है। ईरानी खुफिया एजेंसियां पेशेवर नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में कामयाब रही हैं, जिसने डिफेंस मिनिस्ट्री में जदीद मिसाइलों के बनाने में इस्तेमाल के लिए ख़राब और इक्विप्ड पुर्जों को पेश करने की साजिश रची थी। ईरान का कहना है कि मोसाद के सीधे हुक्म के तहत इस नेटवर्क ने ख़राब पुर्जों को बेचकर इस मैदान में काम करने वाली इंडस्ट्रियल लाइनों और काम करने वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार मिसाइलों को बमों में बदलने का इरादा किया था। इजराइल ईरान में अपने तोड़फोड़ के नेटवर्क को तबाह किए जाने से मिले भारी झटके से नाउम्मीद हुआ है। इसी दरमियान टाइम्स ऑफ इजराइल ने याद दिलाया है कि
तेहरान अक्सर मोसाद के ऑपरेशंस को नाकाम करने का दावा करता है, लेकिन ऐसे दावों की सच्चाई साबित नहीं हुई है। पिछले महीने ईरान ने दावा किया था कि उसने एक बड़े मोसाद नेटवर्क को तबाह कर दिया है, जिसने मुल्क में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का प्लान बनाया था, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की कुद्स फोर्स के साबिक कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र को उड़ा देना भी शामिल था, जिन्हें जनवरी 2020 में बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमेरिकी हवाई हमले में मारा गया था। पिछले दिसंबर में ईरान ने मोसाद के लिए काम करने के इल्ज़ाम में 4 लोगों को फांसी दी थी, जबकि 3 और लोगों को लंबी जेल की सज़ा दी थी। ईरान और इजराइल लंबी मुद्दत से अक्सर जासूसी की सरगर्मियों और अहम बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचने का एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं। जून के आखिर में इजरायली जासूसी एजेंसी ने कहा था कि ईरान के अंदर एक खास ऑपरेशन के दौरान उसने साइप्रस में इजरायली ठिकानों के खिलाफ प्लान किए गए टेरर हमले को अंजाम देने के लिए भेजे गए एक ईरानी टेररिस्ट को पकड़ लिया था। इजराइल ईरान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए बार बार फौजी कार्रवाई की धमकी देता है। ईरान ने ऐसे हथियारों के बनाने से इनकार किया है और किसी भी इजरायली हमले पर सख्त जवाब देने की धमकी दी है। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कल सीरिया के दौरे के मौके पर फॉरेन मिनिस्टर फैसल अल मिकदाद के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमिश्क में कहा कि ईरान ने अमरीकी फौज को सीरिया छोड़ने की सलाह दी है। साथ ही ईरान और सीरिया ने अमरीका और उसके दोस्तों के जरिए अपने मकसद हासिल करने के लिए सीरिया में टेररिस्ट को फिर से मजबूत करने की कोशिशों के बारे में वार्निंग दी है। अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम अमरीकी फौजों को घर वापस जाने की सलाह देते हैं और अमरीका सरकार को इस इलाके के रहने वालों के लिए छोड़ने की भी सलाह देते हैं। उन्होंने कहा कि आज की मुलाकात के दौरान हमने टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखने और इन टेररिस्ट ग्रुप्स को फिर से मजबूत करने की अमरीकी कोशिशों पर बात की है। आपको याद दिला दूं कि 2014 के बाद से अमरीका ने दाइश टेररिस्ट से लड़ने के बहाने सीरिया या यूनाइटेड नेशन की मर्जी के बिना सीरिया में फौज और हथियार तैनात किए हुए हैं। सीरिया में टेररिज्म उस वक्त उभरा था जब अमरीका के पास इलाके में दखलंदाजी बढ़ाने के बहाने खत्म हो रहे थे। सीरिया में अमरीका न सिर्फ काबिज की हैसियत में है, बल्कि सीरिया की तरफ से उस पर तेल और अनाज की चोरी के भी इल्ज़ाम लगते रहे हैं। आइए अब चलते हैं दूसरे खेमे के हालात जानने की कोशिश करते हैं। कल हमने बताया था कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने से पहले फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को एक बार फिर से फंड्स देने का सिलसिला शुरू करने की पेशकश की है, ताकि जिस वक्त ताल्लुकात का ऐलान हो तो साथ ही कहा जा सके कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी इसके लिए रजामंद है। अब खोजी खबरों की अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने बताया है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने इजराइल और कुछ अरब मुल्कों के बीच पिछले समझौतों को खारिज करने के बावजूद सऊदी अरब और इजराइल के बीच मुमकिना नॉर्मलाइजेशन समझौते को सपोर्ट करने के लिए अपनी शर्तों का ऐलान किया है। इसकी जानकारी रखने वाले 6 अफसरों और इजरायली सोर्सेज ने एक्सियोस को बताया है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की शर्तों की लिस्ट में कब्जे वाले वेस्ट में एरिया सी के कुछ हिस्सों पर फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को ज़्यादा कंट्रोल हासिल करने और फिर से खोलने और जेरूसलम में अमरीकी कौंसुलेट खोलने की मांगें शामिल हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशन के जरिए फ़िलिस्तीन को एक मेंबर मुल्क के तौर पर तस्लीम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पहचाने जाने वाले अमरीकी कांग्रेस के कानून को ख़त्म करने के लिए मांग की गई है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ये भी चाहती है कि सऊदी अरब उसको फंडिंग फिर से शुरू करे, जो कई साल पहले रोक दी गई थी। सोर्सेज के मुताबिक फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी हुसैन अल शेख, जो रियाद के साथ इस मामले पर बातचीत की सरबराही कर रहे हैं, ने 3 महीने पहले सऊदी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मुसैद बिन मोहम्मद अल एबन को मुमकिना मांगों की लिस्ट सौंप दी थी। बाइडेन सरकार सऊदी अरब से फ़िलिस्तीनी मांगों की तफसील से आगाह है। एक्सियोस का कहना है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की पॉलिसी में बदलाव आया है। उसने 2020 में अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौतों की मजम्मत की थी। महमूद अब्बास और उनके साथियों ने सऊदी अरब के साथ टकराव से बचने और समझौते से जितना मुमकिन हो उतना हासिल करने के लिए अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाने का फैसला किया है।
इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ नामालूम सऊदी अफसरों के हवाले से बताया था कि रियाद ने तेल अवीव के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों के लिए सपोर्ट हासिल करने के मकसद से नकदी क्राइसिस से जूझ रही फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को माली मदद फिर से शुरू करने की पेशकश की है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पहली बार अप्रैल में ये पेशकश उस वक्त रखी थी जब फ़िलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। आपने देखा कि एक तरफ ईरान दुनिया की जालिम ताकतों के लिए मुसलमानों के इत्तेहाद को सबसे बड़ी रुकावट मानने की बात कह रहा है, वो इलाके से अमरीकी फौजों को वापस जाने की मांग दोहरा रहा है। ईरान इजरायली साजिशों का भी पर्दाफाश कर रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को रिश्वत देकर उसकी सपोर्ट हासिल कर रहा है। देखना यह है कि अब सऊदी अरब ईरान के साथ ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत देता है या अमेरिका के दबाव में इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।